नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों हम बात कर रहे हैं कमोडिटी में निवेश और ट्रेडिंग की, और पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एग्री कमोडिटीज पर। उम्मीद है कि एग्री कमोडिटी में निवेश से जुड़ी सभी जानकारियां आपको मिल गई होंगी। फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल है, आपके जहन में कोई सवाल है, तो आप हमें लिख सकते हैं सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर या फिर हमारी वेबसाइट pehlakadam.in पर। आप एसएमएस के जरिए भी अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऑयल और नेचुरल गैस की, और इसमें कैसे निवेश किया जाता है, इसके फायदे क्या हो सकते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है निर्मल बंग कमोडिटीज के वाइस प्रेसिडेंट और कमोडिटी रिसर्च हेड कुणाल शाह। कुणाल, स्वागत है आपका। तो कुणाल, अगर हम नॉन एग्री पैक की बात करें तो ऑयल और नेचुरल गैस तो ऐसी कमोडिटी है, कई कमोडिटीज में जिनमें ट्रेडिंग होती है, ग्लोबली भी और भारत में भी। लेकिन अगर किसी को इन कमोडिटीज के बारे में जानना है ट्रेड के लिहाज से, तो वो क्या क्या बातें होंगी जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो कुछ इस कमोडिटी के बारे में बताइए, इसका नेचर क्या है और ये किस तरह की कमोडिटी है। सबसे पहले अगर आप नॉन एग्री में क्रूड ऑयल की बात करेंगे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड इंस्ट्रूमेंट ऑन द कमोडिटी यूनिवर्स। आप अगर नाइमेक्स, जहां पे ये क्रूड ऑयल ट्रेड होता है इंटरनेशनल एक्सचेंज पे, और आप अगर इसकी बिड और आस्क जो वॉल्यूम देखेंगे, जो डेप्थ या लिक्विडिटी देखेंगे, दैट इज हाईएस्ट। अगर आप गोल्ड, सिल्वर, दूसरी कोई भी कमोडिटी ले लो और वीज़ा-वी क्रूड ले लो, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्रूड में रहा है लोगों का, और बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी है। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे 1960 से क्रूड में ट्रेडिंग विगरसली चल रहा है नाइमेक्स पे, और इसका जो मेन यूज है, इसका ये जो कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया गया था, ये इसीलिए डिजाइन किया गया था कि आज जो भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस में अप या डाउन ट्रेंड आती है, सो इससे जो क्रूड ऑयल के प्रोड्यूसर्स है या जो रिफाइनरीज है, वो अपना प्राइस रिस्क मैनेज कर सके, वो अपना प्राइस रिस्क हेज कर सके। सो वही इंटेंशन के साथ क्रूड ऑयल में हमने फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग होते हुए देखी है। ओवर ईयर्स द वॉल्यूम्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, और स्पेशली आफ्टर 2006-07 जहां पे चाइनीज इकोनॉमी 12% 14% ग्रोथ दे रही थी, जीडीपी ग्रोथ, और क्रूड की डिमांड बढ़ रही थी, उसके बाद क्रूड का इंपॉर्टेंस बहुत ही बढ़ गया, क्योंकि 2007-08 में हमने देखा था क्रूड के प्राइसेस $100 से $150 गए थे, 150 से $30, $30 से फिर से $100, और अभी फिर से हम $30। सो इतनी जो वॉलेटिलिटी है जो हो रही है, तो जो प्रोड्यूसर्स है कमोडिटी के, उनको, क्रूड ऑयल के जो प्रोड्यूसर्स है, उनको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे वो अपना प्राइस रिस्क मैनेज कर सके। जो ये वॉलेटिलिटी हो रही है अप एंड डाउन, उसको हेज कर सके, उनके लॉसेस को मिनिमाइज कर सके। तो इसी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया गया था। और ये कॉन्ट्रैक्ट में नॉट ओनली प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, और इवन इफ हेजर्स, आर्बिट्राजर्स, सभी बहुत ही एग्रेसिवली एक्टिव है। सो मोस्ट लिक्विड इंस्ट्रूमेंट, और डे बाय डे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इसमें वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। और अगर आप निवेशक हो या आप ट्रेडर हो, तो डेफिनेटली आप भी इसमें इंटरेस्ट रख के मुनाफा कमा सकते हो। जो नेसेसरी चीज है जो आपको देखनी चाहिए, वो देख के अगर आप इसमें ट्रेड करते हो तो आप मुनाफा कमा सकते हो। अगर आप प्रोड्यूसर हो, अगर आपका क्रूड ऑयल के साथ कहाँ भी कनेक्शन है, तो आप अपना प्राइस रिस्क है उसको लॉक कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। So this is the boon for the commodity traders and the hedgers. बिल्कुल, कई सारे टॉपिक्स को आपने टच कर लिया इस जवाब में। हम एक एक करके विस्तार से इन पे बात करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे मेंशन किया नाइमेक्स। मुझे बताइए कि वो कौन कौन से एक्सचेंज है जहाँ पर ये कमोडिटी ट्रेड की जाती है, और किस तरह का रिलेशन है। नाइमेक्स की बात करें, ब्रेंट की बात करें, या एमसीएक्स की बात करें, जो घरेलू बाजार में जिसको हम फॉलो करते हैं। जी, बेसिकली क्रूड ऑयल ग्लोबली 3 एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, मोस्ट लिक्विड। सबसे पहले नाइमेक्स पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। नाइमेक्स में जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है उसके WTI कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, दैट इज स्वीट ऑयल, लाइट स्वीट ऑयल। उसके बाद जो दूसरी एक्सचेंज है जो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट वॉल्यूम है, वो है आइस एक्सचेंज इन यूरोप। सो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है वो है ब्रेंट, दैट इज स्लाइटली हैवियर क्रूड ऑयल। जब हम लाइट और हैवी बोलते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू द सल्फर कंटेंट ऑफ ऑयल। सो यूएस में जो नाइमेक्स में जो क्रूड ऑयल ट्रेड होता है उसमें बहुत ही कम सल्फर कंटेंट है, और जो ब्रेंट में होता है उसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा है, तो उसको हैवियर क्रूड कहते हैं। सो आइस में ब्रेंट क्रूड ट्रेड होता है, और एमसीएक्स पे जो इंडियन एक्सचेंज है उसमें WTI और ब्रेंट दोनों ट्रेड होते हैं, पर ब्रेंट क्रूड ऑयल में लिक्विडिटी नहीं है। पर WTI क्रूड ऑयल इज वेरी एक्टिव ऑन एमसीएक्स। तो जो भी प्राइस मूवमेंट नाइमेक्स पे होती है डिवाइडेड बाय करेंसी, वही एमसीएक्स पे
मल्टीप्लाइड बाय करेंसी, वही MCX पे ट्रेड होता है. सो दीज आर द 3 मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड एक्सचेंजेस फॉर क्रूड ऑयल. डिमांड के लिहाज से ब्रेंट का फोकस ज्यादा यूरोपियन मार्केट में होता है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है ब्रेंट के प्राइसेस पे. किस तरह से ये एक्सचेंज पे हम उतार चढ़ाव देखते हैं मार्केट वाइज? वेल, ब्रेंट ऑयल मेनली कम्स फ्रॉम द रेड सी, और पिछले 10 साल से अगर आप ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो इसका प्रोडक्शन जो आज से 7-8 साल पहले तकरीबन 2.5 मिलियन बैरल्स रहा करता था, वो आज सिर्फ 0.8 मिलियन बैरल्स है. पर हम एशिया की बात करेंगे तो एशिया में जो क्रूड ऑयल हम यूज करते हैं, मे इट बी साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, सो इट इज वेरी सिमिलर टू द ब्रेंट क्रूड ऑयल. या दुबई, ओमान, ये सभी क्रूड जो इंडिया भी इंपोर्ट करता है, दैट इज वेरी सिमिलर टू ब्रेंट क्रूड ऑयल. सो ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो डिमांड और सप्लाई बेसिकली है वो एशिया से डिराइव होता है और यूरोप से डिराइव होता है. दैट इज नथिंग टू डू विद डिमांड फ्रॉम यूएस. सो ब्रेंट क्रूड ऑयल एशिया या मिडिल ईस्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स है, दुबई है, अबू धाबी है, ये सभी गवर्नमेंट ब्रेंट को अपना बेंचमार्क मानती है. पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये बेंचमार्क नहीं गिना जाना चाहिए, बिकॉज डे बाय डे इसका प्रोडक्शन गिर रहा है. सो आप कोई ऐसी चीज को अगर बेंचमार्क बनाते हो, सो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ मीटिंग गोइंग ऑन विद इन द ऑयल प्रोड्यूसर्स कि ब्रेंट को बेंचमार्क नहीं बना के कोई दूसरा बेंचमार्क जैसे दुबई, ओमान ऑयल, ये सब क्रूड ऑयल को मिक्स करके एक बेंचमार्क बनाना चाहिए. बट आई थिंक अभी तक वो बना नहीं है. सो टिल देन एशिया का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल ही है. ओके, मुझे बताइए प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें, ऑयल प्रोड्यूसर्स की बात करें, तो ये कौन से देश हैं और किस तरह से प्राइसेस का इम्पैक्ट होता है ऑयल प्रोड्यूसर्स के तहत? वेल, ऑयल प्रोड्यूसर्स में अगर आप बात करें तो आप ब्रॉडली 2 कैटेगरी रख सकते हैं, ओपेक प्रोड्यूसर्स और नॉन ओपेक प्रोड्यूसर्स. ओपेक प्रोड्यूसर्स मतलब एक संगठन बनाया गया था आज से 20-30 साल पहले कि सब 10 से 11 मिडिल ईस्ट कंट्री ने मिलकर अपना एक संगठन बना के प्राइस को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए ये संगठन बनाया था. नाउ टोटल जो ग्लोबल प्रोडक्शन है दैट इज रफली 95 मिलियन बैरल्स पर डे, उसमें से तकरीबन 30 to 31 मिलियन बैरल्स ये ओपेक कंट्रीज प्रोड्यूस करती है. सो ओपेक में सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो है सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक. दीज आर द 3 टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल एंड देन द लिस्ट गोज ऑन. और जो दूसरा सेगमेंट है वो है नॉन ओपेक प्रोड्यूसर्स. सो नॉन ओपेक प्रोड्यूसर्स में जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो है रशिया. रशिया के बाद अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद कनाडा. सो दीज आर द टॉप 3 नॉन ओपेक प्रोड्यूसर्स. सो ये नॉन ओपेक जो प्रोड्यूसर्स है उनको ओपेक के मैंडेट से कोई भी मतलब नहीं है. अगर ओपेक डिसाइड करता है कि प्रोडक्शन काटना है या प्रोडक्शन बढ़ाना है, सो नॉन ओपेक प्रोड्यूसर नेसेसरीली वो फॉलो नहीं करेंगे. सो ओवरऑल ये दोनों ग्रुप में सप्लाई कैसे बढ़ रही है या डिमांड को देखते हुए सप्लाई कम हो रही है कि बढ़ रही है, उसके ऊपर सप्लाई साइड से इम्पैक्ट आता है. पिछले जो 2 सालों में प्राइसेस पर दोनों ही संगठनों का ओपेक और नॉन ओपेक का असर पड़ता है, चाहे वो ब्रेंट हो, नाइमेक्स हो या घरेलू बाजार हो. एब्सोल्युटली. ओके, तो जो लेटेस्ट खींचतान चल रही है उसके बारे में आप कुछ बताइए. जो लेटेस्ट खींचतान चल रही है वो बेसिकली डिमांड, बहुत सारे न्यूज़पेपर में आप अगर बहुत सारे न्यूज में पढ़ेंगे कि डिमांड कम हो गई है ऑयल की, दैट इज नॉट द फैक्ट. ये जो ऑयल के प्राइसेस नीचे आए हैं दैट इज बिकॉज सप्लाई बहुत बढ़ गई है. अगर आप 2007-8 की बात करेंगे तो यूएस में तकरीबन 5.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल एवरीडे प्रोड्यूस होता था, जो पिछले साल बढ़ के 9.75 मिलियन बैरल हो गया. तो तकरीबन 4 मिलियन बैरल पर डे अमेरिका पहले से ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने लगा. सो उसके कारण फिर भी उसके बावजूद भी प्राइसेस नहीं गिर रहे थे 2012-13 में. और सडनली जब मार्केट को रियलाइज हुआ कि इतना यूएस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और ये बढ़ते ही जा रहा है, सब तब फाइनली क्रूड ऑयल $100 से 80 हुआ, 80 से 70, 60, 50. बिकॉज ये जो 4 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन बढ़ा है उसका मतलब ये है यूएस का नॉट ओनली 4 मिलियन बैरल प्रोडक्शन बढ़ा है पर 4 मिलियन बैरल इंपोर्ट भी घट गया है. रिमेंबर, अमेरिका वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल है और वहां से 4 मिलियन बैरल का इंपोर्ट कम होके 4 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन बढ़ना, इट इज अ वेरी बिग इफेक्ट फॉर द मार्केट. सो आज बहुत लोगों को लग रहा है कि क्रूड के प्राइसेस जो $35 या $30 आ गए ये गलत है. नहीं, ये गलत नहीं है. आज से 2 साल पहले क्रूड के प्राइसेस $100 पे ट्रेड करते थे, वो गलत था. राइट. लेकिन अब मुझे ये बताइए कि एक ट्रेडर के लिहाज से मैं समझना चाहूँ तो मुझे किस तरह के एक्सचेंज में कैसे ट्रेड करना चाहिए? क्या मैं भारत में बैठे ग्लोबली भी ट्रेड कर सकती हूँ या मुझे केवल MCX पे करना होगा?
जी, अगर आप भारत में बैठ के इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड करना चाहते हैं तो लीगली इट इज नॉट अलाउड। और अगर आपका डायरेक्टली WTI क्रूड ऑयल के साथ कोई एक्सपोजर है, आपकी कोई कंपनी है, तो आप RBI से परमिशन लेके वहां पे जेन्युइन हेजिंग कर सकते हैं। और यू हैव टू गिव द प्रॉपर रीजंस कि आपको क्यों ट्रेड करना है। देन RBI ऑन द केस टू केस बेसिस विल स्टडी एंड देन दे विल गिव यू द परमिशन। सो आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे तभी ट्रेड कर सकते हैं जब आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन है, और वो भी आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप हेजिंग कर सकते हैं। सो इंडियन सॉइल पे बैठ के आप इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे लीगली ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। सो द ओनली ऑप्शन इंडियन ट्रेडर्स हैव इज दे कैन sit here and they can trade on the Indian exchange. Our contract is more than liquid, so you trade on the MCX WTI contract. बिल्कुल, लेकिन MCX पे भी आप क्रूड पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं? साथ ही नेचुरल गैस में अगर आपकी दिलचस्पी है तो ये कमोडिटी क्या है, इसकी प्रोडक्शन के बारे में तमाम जानकारियां हम लेंगे कुणाल से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं नॉन एग्री पैक की, जिसपे हमारा फोकस है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे। मेरे साथ हैं कुणाल शाह। कुणाल, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी तमाम फंडामेंटल्स के बारे में जो कि क्रूड पर इम्पैक्ट करते हैं, जिनका असर हम देखते हैं क्रूड की प्राइस पे पड़ता है। लेकिन अगर एज अ ट्रेडर मैं सोचना चाहूं तो मुझे वो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन कौन सी वो खबरें हैं जो ट्रैक करनी चाहिए, जिससे मुझे एक अंदाजा मिल सके कि मुझे इसमें खरीदारी करनी है, सेलिंग करनी है या कोई रणनीति बनानी है? वेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रेडर्स के लिए, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल सिर्फ इन्वेंट्री देख के ट्रेड करते हैं और इवेंचुअली देन दे डोंट नो। सो आई थिंक अगर आप क्रूड में ट्रेड करते हैं तो देयर आर मेनी फैक्टर्स आपको देखने चाहिए। जैसे सबसे पहले मंथली रिपोर्ट आता है इंटरनेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन का, IEA का, उसमें वो लोग डिमांड और सप्लाई के नंबर्स रिलीज करते हैं, जो यूएस में आती है ऑलमोस्ट हर हफ्ते। और नॉट जस्ट यूएस की, ग्लोबल डिमांड और सप्लाई के पिक्चर रिलीज करते हैं। वो रिपोर्ट से आपको आइडिया आता है कि डिमांड कितनी बढ़ी है या सप्लाई कितनी बढ़ी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, ओपेक की मीटिंग के स्टेटमेंट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर क्रूड ऑयल। अगर ओपेक ऐसा कोई भी इंडिकेशन देता है कि प्रोडक्शन हम काटेंगे या प्रोडक्शन हम ज्यादा ही करेंगे, then that it can have a significant impact for a longer period. जैसे लास्ट नवंबर में ओपेक ने जब अनाउंस किया था, आज से 1.5 साल पहले, कि हम प्रोडक्शन कट नहीं करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और उसके बाद हमने क्रूड के प्राइसेस लगातार 80 से 70, 70 से 60 गिरे। सो ओपेक मीटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, अगर आप ट्रेडर हो तो हर वेडनेसडे ये जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ट्रेड हो रहा है वो यूएस का डिमांड और सप्लाई प्रोजेक्ट करता है। तो यूएस की इन्वेंट्री रिपोर्ट आती है हर वेडनेसडे को, तो उसमें आपको दिखाते हैं कि यूएस में इन्वेंट्री कितनी बढ़ गई। और नॉट जस्ट क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल के जो प्रोडक्ट्स है, जैसे पेट्रोल जो हम बोलते हैं, गैसोलीन इंटरनेशनल टर्म में, या डिस्टिलेट है, या दूसरी जो कैरोसिन है, तो वो इन्वेंट्री स्टडी करनी चाहिए कि क्रूड का स्टॉक्स कितना बढ़ा है अमेरिका में। अगर यूएस में क्रूड का स्टॉक्स बढ़ता है तो दैट इज नॉट गुड फॉर द प्राइसेस, एंड वाइस वर्सा। अगर स्टॉक्स घटते हैं देन दैट इज पॉजिटिव। पर आपको इन्वेंट्री देख के ही जंप नहीं करना चाहिए, आपको इन्वेंट्री को ब्रॉडर सेंस में देखना चाहिए कि लगातार इन्वेंट्री बढ़ रही है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, पर ये जो इन्वेंट्री की इफेक्ट रहती है दैट डजंट लास्ट फॉर इवन हाफ एन आवर। सो आप इन्वेंट्री के बेस पे कोई लंबा कॉल नहीं ले सकते हो। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखा है ऑयल में, वो यूएस की डिमांड और सप्लाई को आपको देखना चाहिए। यूएस में क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं, बिकॉज यूएस हैज बिकम अ स्विंग प्रोड्यूसर। ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाना या घटाना, इट इज अ वेरी टीडियस जॉब, बट विद द एडवेंट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यूएस में शेल ऑयल जो स्टार्ट हुआ है, शेल रॉक को ड्रिल करके जो शेल उस रॉक में से ऑयल निकालते हैं, ये टेक्नोलॉजी में दे कैन इजीली स्टार्ट और स्टॉप दी न्यू प्रोडक्शन। सो जैसे क्रूड के प्राइसेस घटते हैं तो वैसे प्रोडक्शन कम कर देते हैं। राइट, जैसे कि हम अभी न्यूज में देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, exactly. कम करने की कोशिश हो रही है। एग्जैक्टली 9.7 मिलियन बैरल से यूएस का प्रोडक्शन घट के 9 मिलियन बैरल हो गया है, और यही प्राइस सस्टेन रहेगा तो वो 8.5 मिलियन बैरल्स हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली क्रूड के प्राइसेस उसके कारण ऊपर आ रहे हैं। अभी सभी लोग यही वंडर कर रहे हैं क्यों क्रूड ऊपर जा रहा है, बिकॉज यूएस का प्रोडक्शन गिर रहा है। सो यूएस का प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ फैक्टर है वो है चाइनीज डिमांड। China is the second largest consumer of oil and after Japan. So सबसे नंबर 1 यूएस है। सो यूएस और चाइना में ब्रॉडर जो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स आते हैं वो देख के चाइना के और यूएस की ऑयल डिमांड रॉबस्ट है कि नहीं वो देखना चाहिए, बिकॉज सप्लाई साइड से अगर क्वेश्चन है पर डिमांड बहुत वीक हो रही है, जो हमने सिर्फ 2008-9 में देखा था। ब्रॉडली ऑयल की डिमांड बहुत वीक हुई नहीं है। सो अभी भी रिसेंटली डिमांड ग्रोथ IEA ने बढ़ा के 1.1% डिमांड ग्रोथ से 1.3% अपवर्ड रिवीजन किया है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आगे जाके।
और जो अभी नया फैक्टर अभी निकल के आया है वो है ईरान जो फिर से प्रोड्यूस करने वाला है। ईरान आई थिंक इसके पीछे की कहानी क्या है? कितने सैंक्शंस थे जो उस पर हटा दिए गए हैं, जिसके चलते हम देखेंगे कि हम ईरान को एज अ मार्केट फॉर क्रूड इंपोर्ट भी देख सकते हैं? वेल, ईरान वाज अ मेजर ऑयल प्रोड्यूसर और जब ईरान पे प्रोडक्शन लगे आई थिंक ईरान वाज प्रोड्यूसिंग 2.5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल, विच इज सिग्निफिकेंट अमाउंट। आज उनका सिर्फ 4-5 लाख बैरल का प्रोडक्शन है। वो बढ़ के मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से 7 महीने में और 5 लाख बैरल बढ़ सकता है। अगर आप ऑयल प्रोडक्शन की बात करेंगे, इट इज नॉट वेरी इजी। कोई भी कंट्री जब ऑयल का प्रोडक्शन होल्ड करता है, सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रीस्टार्ट इट। इट इज नॉट लाइक अ टैप ऑफ वाटर कि आपने वाटर का टैप खोल दिया और पानी बहने लगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस। सो ईरान का जो प्रोडक्शन है धीरे धीरे मार्केट में हिट होगा। तो लोगों का जो फियर है कि ईरान का प्रोडक्शन फिर से 2 मिलियन बैरल, 2.5 मिलियन बैरल हो जाएगा तो क्रूड के प्राइसेस फिर से $20 हो जाएंगे। दैट इज रॉन्ग, बिकॉज एक साइड पे जहां पे ईरान का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सिमिलरली दूसरी साइड पे यूएस का प्रोडक्शन घट रहा है। सो इट इज लाइक अ न्यूट्रलाइजर इफेक्ट। सो अगर ईरान का प्रोडक्शन 5 लाख बैरल बढ़ता है और सामने यूएस का 5 लाख बैरल घटता है, so that is not going to have a significant impact on the market. So you have to see market as a whole. हाँ, 2 साल बाद अगर ईरान 2 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करता है, then that will definitely have lot of impact. But ईरान के आने से एक चीज श्योर हो गई है, that $60 will be new $100. अच्छा, वही बेंचमार्क बन जाएगा। हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि क्रूड के प्राइसेस लगातार जो हमने आज से 2 साल पहले हम देखते थे $100, वो जाना बहुत ही मुश्किल है। घरेलू बाजार में कितना होगा $60? $60 घरेलू बाजार में अगर आप देखेंगे, दैट विल लीड टू समवेयर एट 3500-3600। उसके ऊपर एक बार फिर से बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब ओवरऑल लंबी तेजी, हाँ लंबी तेजी, बड़ी तेजी, बड़ा स्पाइक बहुत डिफिकल्ट है। बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट बेरिश, क्योंकि लास्ट साल हमने एनर्जी मार्केट में से $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बाहर जाते हुए देखा है। बिल्कुल। सो अभी नया प्रोडक्शन साइड पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे हैं। सभी लोग ऑयल की कंपनी बैंकरप्सी फेस कर रही है। कि हाल ही का सिनेरियो अगर हम देखें, हाल का सिनेरियो क्रूड को लेकर कितना आसान या कितना मुश्किल है एक ट्रेडर के लिए एंटर करना इस मार्केट में? इनफैक्ट इट इज ऑलवेज, अगर आप देखेंगे, इट इज ऑलवेज, देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ टनल। सो क्रूड में हमने जो 2 साल लगातार मंदी देखी है, उसके बाद मुझे लगता है ट्रेडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी डिक्लाइन आती है क्रूड में, आने वाले साल, ये साल, उसके आने वाले साल क्रूड का प्रोडक्शन ग्रोथ बहुत ही कम हो जाएगा। वो अज्यूम करके कोई भी अगर क्रूड ऑयल में डाउनसाइड आती है, जैसे $33 और $35, स्टार्ट यूजिंग दैट डाउनसाइड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मुझे नहीं लग रहा है कि क्रूड ऑयल फिर से $20 जाएगा। घरेलू बाजार में आप कितना बोलेंगे $33 और $35 को? $33 घरेलू बाजार में हो जाएगा तकरीबन 2400 से 2350 रुपया। और मुझे लगता है ये अपसाइड में ये साल के एंड तक कहाँ भी कभी भी 3100 तक के लेवल फिर से आपको दिखा सकता है। बिकॉज द मेजर रीजन इज इन्वेस्टमेंट्स निकल रहा है। लास्ट साल $300 बिलियन ग्लोबली निकल गए, ये साल $200-250 बिलियन और निकल जाएंगे। सो न्यू प्रोडक्शन। तो आपको लगता है कि इतना लॉन्ग जाना चाहिए हमें क्रूड में? जी हाँ, मुझे लग रहा है क्रूड में द वर्स्ट इज ओवर। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है क्रूड में, वो डिमांड साइड वीक नहीं हुई है। अगर आप डिमांड देखेंगे तो ये साल भी डिमांड ग्रोथ, चाइना ने पिछले साल 11% डिमांड ग्रोथ दिखाया है। सो लोअर प्राइसेस में चाइना स्टोर कर रही है। इवन इंडिया इज लाइकली टू हैव अग्रीमेंट विद यूएई टू स्टोर ऑयल। सो ये प्राइसेस में लोग ऑयल स्टोर कर रहे हैं। तो डिमांड के अलावा कौन से फंडामेंटल फैक्टर्स आपको लगता है कि काम कर रहे हैं जो इतनी लंबी तेजी का आप जो अंदाजा जता रहे हैं? सबसे नॉन ट्रेडिशनल फैक्टर डिमांड और सप्लाई को छोड़ के डॉलर की मूवमेंट। पिछले 2 साल जहां पे लगातार क्रूड में मंदी थी, वन ऑफ द रीजन वाज यूएस का $80 से डॉलर इंडेक्स 100 हो गया था। अभी वो 100 से 94। अमेरिका में पहले 6 रेट हाइक होने वाली थी, अभी सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेड है गोइंग फॉरवर्ड। सो डॉलर इंडेक्स वीक रहेगा। मीटिंग होगी, बैठक होगी और बाद में निर्णय लिया जाएगा, तो वो भी काफी असमंजस। सो डॉलर इंडेक्स वीक रहेगा तो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट डिमांड रहेगी। सो उसके कारण भी डाउनसाइड पे इसको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जब डॉलर इंडेक्स वीक रहता है तब सभी इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स को कमोडिटी बाय करनी होती है, एंड क्रूड इज वन ऑफ देम। सो एट $35 इट इज डेफिनेटली अ वैल्यू बाय।
लेकिन घरेलू बाजार में अगर मैं करेंसी फैक्टर पर ही फोकस करना चाहूँ, क्रूड का डॉलर का तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, लेकिन हमारे भी घरेलू क्यूज होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं क्रूड पर। हमारे घरेलू क्यूज में मेजर है इंडियन रूपी, और इंडियन रूपी ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुका है तकरीबन 5 से 6%, और गोइंग फॉरवर्ड वो और भी अप्रिशिएट हो सकता है। इंडिया में रॉबस्ट इनफ्लो आने के लिए एक्सपेक्टेड है ये साल। इंडिया का डोमेस्टिक फंडामेंटल्स बहुत ही अट्रैक्टिव है। सो इवन इफ रूपी आपका अप्रिशिएट होकर 65 या 64.50 हो जाता है, तो आपको मैक्सिमम उसका जो इम्पैक्ट है 100 रुपीज तक प्राइस में आते हुए देखने मिल सकता है। सो आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। उसको छोड़ के आई थिंक इंटरनेशनल मार्केट को ही यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। इसके आगे अगर हम, जैसा कि आपने कहा कि फिलहाल आप लंबा जा सकते हैं, लेकिन लंबा जाने के बाद भी कोई गिरावट आती है तो क्या हमें और खरीदारी करनी चाहिए? एवरेजिंग की सलाह आप देंगे? यस, डेफिनेटली। मेरी राय में मुझे नहीं लग रहा है कि ऑयल जो हमने $26 का लो देखा था 2016 के स्टार्ट में, वो फिर से आएगा ये साल, और बाय द एंड ऑफ द ईयर शायद 45 या 48 जैसे लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। सो कोई भी डाउनसाइड आती है, आपने लिया है और थोड़ा नीचे आता है, तो आप एवरेज आउट करने के लिए रूम रख सकते हैं। द ओनली नेगेटिव पॉइंट इज ये फ्यूचर मार्केट है, तो आपको हर मंथ रोल ओवर करना पड़ता है। तो रोल ओवर का चार्ज जो रहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट में से आप दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जब आपकी पोजीशन टर्न करते हो, तो उसका समटाइम्स 50 रुपीज, 80 रुपीज, 100 रुपीज जो चार्ज होता है वो आपको देना पड़ता है। दैट इम्पैक्ट कॉस्ट विल ऑलवेज बी देयर। सो रोल ओवर कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, बट आई थिंक इफ क्रूड में तेजी है तो वो रोल ओवर कॉस्ट इतनी बड़ी सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप 3 बार रोल ओवर भी करते हो और आप 100 रुपीज देते हो और क्रूड के प्राइसेस 400 रुपये बढ़ते हैं, देन योर नेट प्रॉफिट विल बी डेफिनेटली 300 रुपीज। सो वन शुड नॉट माइंड द रोल ओवर कॉस्ट ऑल्सो। कोई टैक्सेशन के लिहाज से बात करना चाहेंगे या सलाह देना चाहेंगे आप? वेल, इट इज अ फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। सो जैसे आप इक्विटी में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में जो आपको टैक्स लगता है, ऐसे ही आपको टैक्स ट्रीटमेंट दी जाएगी। देयर इज नथिंग सच एज एग्जम्पशन ऑफ टैक्स इन द कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट। ओके, और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्रूड ऑयल मिनी, क्रूड ऑयल ब्रेंट और क्रूड ऑयल कुछ ये बताना चाहेंगे आप? जी हाँ, क्रूड ऑयल में 2 कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले WTI और ब्रेंट। तो ब्रेंट जो है वो इंडिया में लिक्विड नहीं है, सो आई वुड नॉट टॉक अबाउट इट। WTI में एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 100 बैरल्स का लॉट है, और एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 10 बैरल्स का लॉट है। सो अगर आप बड़ा लॉट बाई करते हो, तो अगर एक लॉट 100 रुपीज बढ़ता है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस है दैट इज 10,000 रुपीज, एंड ऑन स्मॉलर लॉट दैट विल बी ऑन 100 रुपीज 1,000 रुपीज। मुझे बताइए, स्टॉप लॉस कितना अहम होता है? हर ट्रेड में लगाना चाहिए वैसे तो, लेकिन यहाँ पे किस तरह से लगाया जाए? वेल, वॉरेन बुफे ने कहा है डेरिवेटिव्स आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सो कंसिडरिंग दैट एंड थिंकिंग दैट इन माई माइंड, फ्यूचर मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो विदाउट स्टॉप लॉस आप भले स्क्रीन पे लगाओ, आप दिमाग पे रखिए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। सो फॉर एग्जांपल, आपको लग रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस 10% बढ़ने वाला है, तो यू शुड हैव अ स्टॉप लॉस ऑफ 3 to 5% डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। और जो सबसे बड़ी चीज जो मैं निवेशकों को या ट्रेडर्स को रिकमेंड करना चाहूंगा, डू नॉट बी ओवर लिवरेज। आपका जो एक्सपोजर है, आप जो मार्जिन आपके ब्रोकर को देते हैं, उससे 2 टाइम से 3 टाइम से ज्यादा आप एक्सपोजर मत लीजिए। सो फॉर एग्जांपल, आप 5 लाख रुपए का मार्जिन देते हो ब्रोकर को, तो आप 15 लाख से ज्यादा क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट बाई मत कीजिए वैल्यू वाइज। तो जनरली 5 लाख के मार्जिन में आप 10 लॉट भी बाय कर सकते हो, 15 लॉट भी बाय कर सकते हो। डोंट डू दैट, जस्ट स्टे अंडर लीवरेज। 2 से 3 टाइम्स आप लेवरेज लीजिए, ज्यादा लीवरेज मत कीजिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्यूचर मार्केट में। चलिए, इसी के साथ हमने वो तमाम गुरु मंत्र क्रूड में ट्रेडिंग के लिए समझ लिए हैं कुनाल से, जहां पर अगर आप फिलहाल इस बाजार में एंटर करना चाहते हैं तो अच्छा समय है, गिरावट में खरीदारी कीजिए और थोड़ा सा लंबा नजरिया रखिए। ये सलाह हो गई है क्रूड पर, लेकिन आगे हम बात करेंगे नेचुरल गैस के बारे में। बने रहें। स्वागत है आपका फिर से पहला कदम में, जहां पर हम बात कर रहे हैं आज ऑयल और नेचुरल गैस की। क्रूड ऑयल में ट्रेड करने के तमाम गुरु मंत्र हमने आपको दे दिए, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं नेचुरल गैस की ओर। मेरे साथ बने हुए हैं कुनाल शाह। कुनाल, ये बताइए, नेचुरल गैस एक ऐसी कमोडिटी है जो काफी वॉलेटाइल है, ऐसा हम सब मानते हैं। जिस तरह की इस कमोडिटी की इंप्रेशन है बाजार में, ट्रेडर के लिहाज से काफी मुश्किल होता है ये तय कर पाना कि इतनी वॉलेटाइल कमोडिटी में क्या मुझे ट्रेड करना चाहिए या नहीं। नेचुरल गैस की ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसको एक इन्वेस्टर या ट्रेडर फ्रेंडली कमोडिटी मैं कहूं तो बना सकती है? वेल, सबसे जो बड़ी चीज है नेचुरल गैस में, इट इज something which you can't touch. Exactly. And that is traded on exchange. Yeah. So it is a beautiful contract. और जैसे आपने कहा, something you can't touch is definitely going to be volatile. Natural gas का जो contract trade होता है, that is a contract which is representing the demand and supply of United States.
सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे हम हेनरी हब कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये हेनरी हब नेचुरल गैस का अमेरिका में ट्रेडिंग सेंटर है और यहाँ पे नेचुरल गैस ट्रेड होता है। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ग्लोबल नेचुरल गैस की डिमांड सप्लाई को प्रोजेक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ यूएस में जो भी डिमांड और सप्लाई है वो प्रोजेक्ट करता है। सो अगर आप यूएस में नेचुरल गैस का रेट देखोगे $2 और एशिया में देखोगे $6, देन यू विल से देयर इज अ बिग मिसमैच, सो यू शुड नॉट डू इट। ये कॉन्ट्रैक्ट इट्स अ वेरी सेंसिटिव कमोडिटी एज फार एज द नेचर इज कंसर्न। इट इज क्यों बोलते हैं सीजनल कमोडिटी बिकॉज ये जो गैस यूएस में यूज होता है, इंडिया में या जो भी इमर्जिंग मार्केट है सब जगह पे कोल बेस्ड पावर प्लांट है, बट यूएस में नेचुरल गैस बेस्ड, कोल बेस्ड और न्यूक्लियर बेस्ड 3 टाइप के पावर प्लांट्स है। सो समझो कोई बार नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत नीचे आ जाते हैं तो वहां पे नेचुरल गैस से पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जाना ज्यादा हो जाता है। सो इट इज अ कंप्लीटली प्राइस रिलेटेड एंड द सीजनल डिमांड रिलेटेड। यूएस में नेचुरल गैस की डिमांड सबसे ज्यादा विंटर सीजन में रहती है। सो अगर अमेरिका में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ठंड गिरती है तो नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ते ही प्राइस बढ़ जाती है। और वाइस वर्सा, जैसे ये साल नेचुरल गैस की डिमांड बहुत ही कम होगी क्योंकि यूएस में विंटर बहुत ही नॉर्मल रहा बिकॉज ऑफ एल नीनो, तो विंटर बहुत ही नॉर्मल रहा, उसके कारण नेचुरल गैस का डिमांड बहुत ही गिर गया और उसके कारण उसके प्राइसेस 170 से गिर के 120 आ गए। सो दिस इज अ कमोडिटी, इट इज अ सीजनल। विंटर के बाद इसमें इन्वेंट्री रिफिल होती है, प्रोडक्शन बढ़ते जाता है और फिर जैसे समर आता है तो कूलिंग के लिए डिमांड आती है। सो अगर समर में गर्मी बहुत ज्यादा नहीं है और एसी की जरूरत कम है तो ऑब्वियसली गैस की डिमांड कम हो जाती है। दूसरा, कोल के प्राइसेस के ऊपर भी इसका बहुत डिपेंडेंस होता है। अगर कोल के प्राइसेस लगातार बढ़ने लगते हैं तो वो टाइम पे गैस बेस्ड पावर बढ़ जाता है, तो गैस बेस्ड जो पावर प्लांट्स है वहां पे नेचुरल गैस का कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो उसके कारण नेचुरल गैस के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। और इन ऑल दिस थिंग इन्वेंट्री हर हफ्ते, जैसे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आती है ऐसे नेचुरल गैस की भी इन्वेंट्री हर थर्सडे को आती है। तो यूएस में ओवरऑल इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री लगातार बढ़ रही है तो प्राइसेस नीचे आते हैं एंड वाइस वर्सा। तो यूएस बीइंग द मेजर प्रोड्यूसर, यहाँ पर मुझे समझाइए कि डिमांड सप्लाई और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिनेरियो किस तरह से इम्पैक्ट करता है। जी, सबसे पहले यूएस में बहुत ही छोटी मात्रा में गैस एक्सपोर्ट होता है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एलएनजी एंड दैट गेट्स एक्सपोर्टेड। गोइंग फॉरवर्ड ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि यूएस से और भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ने के बाद, पर एज ऑफ नाउ यूएस इंपोर्ट नहीं करता है। यूएस इज अ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ गैस और एक्सपोर्ट भी नहीं करता है, बहुत ही छोटी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। सो आई डोंट थिंक सो दैट जैसे क्रूड में हम यूएस से इंपोर्ट देखते हैं, नेचुरल गैस में हमें इंपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है। हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखना है और जो स्टेट्स जो सबसे ज्यादा गैस का कंजम्पशन करते हैं वहां पे डोमेस्टिक डिमांड देखनी है। उसके नंबर्स इंटरनेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन एवरी मंथ रिलीज करते हैं। सो यू कम टू नो कि ये मंथ में कितनी डिमांड थी और ये मंथ में कितनी सप्लाई थी, कितना इन्वेंट्री है, ये सब आपको एवरी मंथली रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। ऑन दैट बेसिस यू डिसाइड वेदर नेचुरल गैस इज गोइंग टू मूव अप और गो डाउन। तो इस कमोडिटी को लेके क्रेज इतना क्यों है? हमारे घरेलू बाजार में हम नेचुरल गैस की ट्रेडिंग करते हैं जिसके क्लियरली फंडामेंटल्स आपने समझाए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से रिफ्लेक्ट होते हैं, तो यहाँ घरेलू इम्पैक्ट के लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? घरेलू इम्पैक्ट ओनली रूपी, बट आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही डीप रूटेड है। ये कमोडिटी को लोग पसंद क्यों करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये कमोडिटी में बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी है। क्योंकि अगर आप इसमें पोजीशन बना के रखते हो और आप राइट जाते हो तो जो प्राइस स्पाइक है वो बहुत ही फास्ट आता है, विद इन 5 मिनट्स से मोटा मुनाफा भी हो सकता है और बड़ा घाटा भी हो सकता है। सो इंडियन ट्रेडर्स मैंने मार्क किया है, वी लव वॉलेटाइल स्क्रिप्ट्स और वॉलेटाइल कमोडिटी। सो वॉलेटिलिटी देख के लोग इसमें आते हैं, अरे ये तो 10 रुपया 5 मिनट में ऊपर नीचे होता है, एंड दैट ड्राइव्स पीपल मोर एंड मोर इनटू दिस कमोडिटी। बट आई एम टेलिंग यू फॉर द न्यू कमर्स और जिन लोग को नॉलेज नहीं है, दिस इज नॉट द कमोडिटी वेयर आई विल रिकमेंड, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट मूव होती है। ये आपको अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा है तो एग्जिट करने का भी चांस नहीं देती है। सो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप नए ट्रेडर हो तो आप क्रूड ऑयल प्रेफर कीजिए। नेचुरल गैस आप थोड़े दिन देखिए, इसको 1-2 महीना इसकी मूवमेंट देखिए, इसको समझिए और फिर इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बट एग्रेसिव, अगर आप कंजर्वेटिव इंसान हो तो आपको ये कमोडिटी आप अवॉइड करेंगे तो भी अच्छा है आपके लिए।
अगर समझने के लिहाज से मैं पूछना चाहूँ, किसी को अगर फिर भी इतना रिस्क लेना हो और इसमें ट्रेड ही करना हो, तो जैसा कि आपने कहा कि यूएस प्रोडक्शन को आपको ध्यान में रखना होगा और वेदर को आपको ध्यान में रखना होगा, कोल इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। डॉलर करेंसी मार्केट के लिहाज से डॉलर रुपी का इम्पैक्ट समझना चाहूंगी मैं। आई थिंक सेम वे जैसे मैंने पहले क्रूड में भी समझाया, अगर डॉलर वीक होता है तो थोड़ा बहुत बाइंग इंटरेस्ट आता है। इनफैक्ट एक फैक्टर है जो मुझे लग रहा है बहुत इम्पैक्ट करता है, वो क्रूड के प्राइजेस। अगर क्रूड के प्राइजेस भी नीचे आते हैं $100 से $30, तो दैट एनर्जी का मेन जो सोर्स है दैट इज ऑयल, और ऑयल इतना करेक्ट होता है तो गैस पे भी असर पड़ता है। एंड वाइस वर्सा, अगर ऑयल फिर से $50 हो जाता है, देन इवन दैट कैन लीड टू अ स्पाइक इन गैस प्राइजेस। दैट इज वन फैक्टर विच वी विल नॉट डिस्कस। करेंसी आई थिंक मोस्ट इंडियन रुपी आपको देखना है, क्योंकि जो नाइमेक्स पे प्राइस ट्रेड होता है मल्टीप्लाई बाय इंडियन रुपी, दैट विल डिराइव विद द इक्वेशन ऑफ टोटल गैस प्राइजेस। सो वही आपको देखना है। क्रूड और नेचुरल गैस का रिलेशन मैं समझना चाहूंगी। अगर कोई अपने पोर्टफोलियो में ये दोनों कमोडिटीज रखना चाहता है तो कैसे निर्णय ले कि इसमें लॉन्ग जाए इसमें शॉर्ट जाए, बिकॉज ये इनवेरिएबली कनेक्टेड है? नो, क्रूड और नेचुरल गैस का एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, बिकॉज नेचुरल गैस लाइक आई एक्सप्लेन इज अ सीजनल कमोडिटी। सो इसकी सीजन्स के ऊपर और इसका प्रोडक्शन के ऊपर इसका ज्यादा डिपेंडेंस है। यस, बट कोई भी कभी भी क्रूड में बहुत ही लंबी अपसाइड या डाउनसाइड आती है तो वो सेम दैट बिलोंग टू अ सेम कॉम्प्लेक्स, एनर्जी कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप मार्केट में देखोगे बैंकिंग के 5 स्टॉक बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे दूसरे 10 भी बढ़ जाएंगे। सो सिमिलरली अगर ऑयल भी बहुत ज्यादा बढ़ता है या बहुत ज्यादा घटता है तो वो टाइम पे नेचुरल गैस मूव करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्शन देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि क्रूड ऊपर जा रहा है तो नेचुरल गैस में हम भारी गिरावट भी देखते हैं। ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है फिर मूवमेंट? ये बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि वो टाइम पे अगर नेचुरल गैस की डिमांड कम है और क्रूड बढ़ रहा है देन दैट टाइम दिस इक्वेशन कैन गो। सो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप क्रूड को देख के नेचुरल गैस में कभी भी ट्रेड मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं कि क्रूड ऊपर जा रहा है तो गैस भी ऊपर जाएगा। नो, दैट डजंट वर्क। पर अगर क्रूड $30 बढ़ने वाला है देन डेफिनेटली नेचुरल गैस वो टाइम पे बढ़ेगा। सो डोंट सी इट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू कि क्रूड ऊपर जा रहा है तो गैस में भी बाइंग करनी चाहिए। तो क्या नेचुरल गैस में, जैसा कि आपने कहा कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को ही पैसे लगाने चाहिए, सीजनल ट्रेड बनता है? यस, इट्स एक्सेलेंट सीजनल ट्रेड। अगर आपने जनवरी मंथ में यूएस का रिपोर्ट पढ़ा था वेदर का कि यूएस में ये साल ठंड कम रहेगी, देन यू कुड हैव गॉन शॉर्ट इन नेचुरल गैस। वो टाइम पे नेचुरल गैस का प्राइस 160 था जो कम होके 120 हो गया। सो यू वुड हैव मेड 40-45% रिटर्न ऑन योर कैपिटल। सो सीजनल ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड, छोटी क्वांटिटी में जैसे मैंने पहले समझाया, देन आई थिंक दिस इज अ गुड कमोडिटी। बिल्कुल, लेकिन आपको ये सब किस लेवल पे करना चाहिए? साथ ही अगर आप एक नए ट्रेडर हैं और आपकी दिलचस्पी नेचुरल गैस में, तो कौन से लेवल में आपको एंट्री करनी चाहिए? इस पे करेंगे बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहला कदम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि अगर नेचुरल गैस में आपको ट्रेड करना है तो वो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपने डिस्क्लेमर के तौर पे कुणाल, मैं कहूंगी, ये कह दिया है कि अगर आपको जानकारी नहीं है इस कमोडिटी की तो आप निवेश मत कीजिए, काफी वॉलेटाइल है। लेकिन इसके बावजूद किसी की अगर रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है या वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस कमोडिटी को, या अगर जानकारी भी उठाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो क्या क्या बातें ध्यान में रखें? कौन से लेवल है जब एंट्री करनी चाहिए और किस सीजन में एंट्री करनी चाहिए? 2 क्वेश्चन है आपके कि कौन से लेवल पे। लेवल इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, बट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू आस्क इज कौन सी सीजन में। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज मेरी राय में दिसंबर टू फरवरी मार्च इज द एक्सीलेंट सीजनल प्ले। और उसके बाद अगर आप देखेंगे देन इन फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल मे till the month of October, these are the 2 excellent seasons. So ये seasons में अगर demand बहुत ज्यादा है then it can really give prices a big shoot up. ये 2 टाइम पीरियड को छोड़ के जो दूसरा टाइम पीरियड है उसमें जनरली प्राइसेस प्रेशर में रहते हैं बिकॉज इन्वेंट्री बिल्ड होता है। सो अगर विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है तो उसके 2 महीने 3 महीने पहले इन्वेंट्री रिफिल होता है और नवंबर दिसंबर से इन्वेंट्री धीरे धीरे ईज ऑफ होना चालू होता है। सो आई थिंक इफ यू आर अ बुलिश प्लेयर तो ये जो मैंने 2 सीजन आपको रिकमेंड की वो टाइम पे अगर सीजनल फैक्टर्स और डिमांड सप्लाई सपोर्ट कर रहे हैं देन इट्स एक्सीलेंट टाइम टू गो लॉन्ग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट टू प्ले इन नॉन
लीन पीरियड जिसको कहते हैं, वो टाइम पे आपको अगर शॉर्ट बेट्स खेलना है, देन दोस पीरियड आर द बेस्ट पीरियड जहां पे इन्वेंट्री लगातार रिफिल होती है। चलिए, तो यहाँ पे हमने नेचुरल गैस पे भी सलाह ले ली, लेकिन अब वक्त हो गया है दर्शकों के सवालों को लेने का, उनके जवाब देने का। पहले दर्शक का सवाल लेते हैं। इंदौर से रविंद्र गुप्ता ने फेसबुक के जरिए अपना सवाल हमें पूछा है और कुणाल जानना चाहते हैं कि इन दिनों जब कच्चे तेल के दाम दुनिया भर में गिर रहे हैं तो तेल में निवेश कितना फायदेमंद होगा? ये ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सवाल पूछ रहे हैं। तो जो लेवल्स आपने डिस्कस भी किए थे, क्या वो लेवल्स आप इनको रेकमेंड करेंगे? जी हाँ, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट आप फिजिकल डिलीवरी लेते हो तभी होता है। सो आप डेफिनेटली ट्रेडिंग कर सकते हो और इसको होल्ड कर सकते हो। सो आप अगर मेरी राय में $35 जो दैट विल लीड टू अराउंड 2450 2500 ऑन इंडिया, सो आप अगर ये लेवल्स पे इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाते हो और अगर ये थोड़ा और भी नीचे जाता है 2300 के आसपास, वहां पे एवरेज करने की जगह लगते हो, तो मुझे लगता है नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में आपको कहाँ भी है ऊपर में 2800 2850 तक के लेवल आपको क्रूड ऑयल कच्चा तेल दिखा सकता है। सो आई रिकमेंड टू गो लॉन्ग बिकॉज फॉर द सेम रीजंस आई हैव मेंशन। 2350 के अगर लेवल्स मिलते हैं घरेलू बाजार में, तो आप लगभग 2800 तक के टारगेट के लिए 3 से 4 महीने का टारगेट लेकर पैसे लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से राम कुमार गुप्ता ने फेसबुक के जरिए सवाल पूछा है, क्या क्रूड और नेचुरल गैस की भारत में डिलीवरी मुमकिन है? डिलीवरी को कि अक्सर हमें शो पर भी कई लोग सवाल पूछते हैं और यहां पर भी सवाल पूछा गया है। जी नहीं, प्रेजेंट जो भी एक्सचेंज पे कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिलीवरी मैकेनिज्म नहीं है। सो दीज आर द नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। सो जो नाइमेक्स में सेटल होता है प्राइस, वही प्राइस सेटल होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय इंडियन रूपी। सो डिलीवरी आपको अगर चाहिए देन यू कैन नॉट टेक इट, बट इफ यू आर अ जेन्युइन हेजर एंड इफ यू वांट जेन्युइन डिलीवरी from the exchanges on international exchanges, then you can take the permission from RBI and international exchange पे आप अपना प्राइस रिस्क मैनेज कर सकते हो, वहां पे डिलीवरी भी आप ले सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं और जलज माहेश्वरी का सवाल है दिल्ली से, क्रूड और नेचुरल गैस के वायदा में मार्जिन कितना होता है? वेल, मार्जिन जो फ्यूचर में होता है दैट इज 4 to 5% दोनों में, बट मार्जिन डिफर्स फ्रॉम बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी। जब क्रूड में और नेचुरल गैस में ऑन दी अपसाइड और डाउन साइड वॉलेटिलिटी बढ़ती जाती है, देन एक्सचेंज इम्पोजेस दी एक्स्ट्रा मार्जिन। सो जनरली द मार्जिन इज 4 to 5%, but when the volatility increases it can go up to 8%, 10%. It depends upon the volatility. तो ऐसे में एक ट्रेडर को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूं, काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है और यहाँ पर अगर मार्जिन लग जाते हैं तब क्या करें? मेरा एक बहुत ही क्लियर रिकमेंडेशन है, 2 times से ज्यादा एक्सपोजर मत लीजिए। आप जो भी कैपिटल नेचुरल गैस में डिप्लॉय कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप नेचुरल गैस में ट्रेडिंग करने के लिए 2 लाख रुपया डिपॉजिट कर रहे हो, तो आपका ओवरऑल एक्सपोजर 4 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो वैल्यू वाइज एक्सपोजर जो आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, तो आप 2 लाख रुपए डाल के 10 लॉट गैस अगर बाय करेंगे और मार्जिन बढ़ गया तो आपको ऑटोमेटिकली आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, या वॉलेटिलिटी बढ़ गई, प्राइसेस जोर से ऊपर या नीचे चले गए आपसे आपके अनफेयर में, देन यू विल बी फोर्स्ड टू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन। सो जस्ट टेक 2 times वैल्यू वाइज लेवरेज ऑन योर पोजीशन, then I think you can make money out of it. चलिए आगे बढ़ते हैं। तदित मजूमदार का सवाल लेते हैं आसनसोल से, और कच्चे तेल के भाव और सोने के भाव में क्या कोई रिश्ता है, ये पूछना चाह रहे हैं। Well, practically speaking, there is no correlation. बट जो टेक्स्ट बुक हमें सिखाती है, करेंसी फैक्टर के मेरे ख्याल से जो टेक्स्ट बुक हमें सिखाती है वो ऐसा है कि जब कच्चे तेल के प्राइस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। पर हमने ऐसा पीरियड देखा है पिछले 5 सालों में, 2008 के बाद पूरा फाइनेंशियल मार्केट चेंज हो चुका है, और हमने ऐसा पीरियड देखा है कि कच्चे तेल के भाव $100 थे और वो टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस $1800 से गिर के $1000 तक आ गए थे। सो इन अर्लियर यस दिस वॉज कोरिलेशन, बट वेस्टर्न इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन नहीं आ रहा है, इवन दो ऑयल जब $100 था तभी भी इन्फ्लेशन नहीं आया। सो नाउ आई विल नॉट लुक एट क्रूड प्राइसेस एंड कोरिलेट विद गोल्ड। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ओल्ड थिंग टू डू इट, यू शुड नॉट डू इट इन करंट इकोनॉमिक एनवायरमेंट। तो क्रूड के फंडामेंटल्स पे तो हमने बात कर ली, लेकिन चूंकि सवाल भी आया है तो सोने के फंडामेंटल्स पे भी आपसे बात करना चाहेंगे कि ये क्या इम्पैक्ट करते हैं। वेल, सोने के फंडामेंटल्स की अगर आप बात करेंगे, इट इज नथिंग टू डू विद ऑयल, एंड सोना बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि वेस्टर्न सेंट्रल बैंकर्स जो हिसाब से लिक्विडिटी प्रिंट कर रहे हैं और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का रिजीम चल रहा है, सो ऐसे एनवायरमेंट में
6 महीने बाद, 1 साल बाद क्या होगा किसी को नहीं मालूम है. So one should have 5 to 8% or 10% of their total portfolio invested in gold. In case there is another crisis developing, at that time gold will rise exponentially. So precious metal in current economic environment is must to have in your portfolio as an investment. बिल्कुल. और सोने में निवेश करने के कई तरीके भी हैं. आप चाहें तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा सेफली आप सोने को अपने पोर्टफोलियो में चाहते हैं तो गोल्ड फंड्स या ETF के जरिए भी आप निवेश कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं और वैभव पटनायक का सवाल लेते हैं भुवनेश्वर से, और ये पूछ रहे हैं कि भारत में कच्चे तेल के वायदा भाव पर करेंसी का कितना असर पड़ता है. करेंसी का असर ऐसे ही पड़ता है. लाइक फॉर एग्जांपल अभी आज $100 क्रूड का भाव चल रहा है और करेंसी 69 है, तो 6900 पे ट्रेड कर रहा है वायदा. और अगर ये 69 वाला रुपी 6850 हो जाता है तो वायदे में प्राइजेस 6900 से 6850 हो जाएंगे. दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द करेंसी मूवमेंट. चलिए, तो आज हमने बात कर ली वो तमाम फंडामेंटल और टेक्निकल फैक्टर्स की जो कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे इम्पैक्ट करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए. और पहला कदम के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही. हम अगले हफ्ते लौटेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए CNBC आवाज पर. नमस्कार.